हेलो एवरीवन। तो अब सोजो को चिंगी की परेशानी हो रही थी क्योंकि वो घर छोड़कर चला गया था। वो जगह जगह उसे तलाश करती है और इतने में उसे 3 साल पुरानी बात याद आती है जब वो बाईचंग में उसके साथ थी। तो वो उसे बता रहा था कि जब भी मैं परेशान उदास होता हूँ तो उस जगह पर जाता हूँ जहाँ पर मेरी मम्मी मुझे अपने साथ सूप पिलाने लेकर जाती थी। और उसे समझ आ जाती है कि वो कहाँ गया होगा। उसी समय चिंगी भी वहीं पर बैठा हुआ था। एक उसकी वही एडॉप्टिव माँ ही तो थी जिसने उसे थोड़ा बहुत माँ का प्यार दिया था। और बस वो उसी को ही याद कर रहा होता है कि इतने में सोजो भी वहां पर आ जाती है। और जब वो सोजो से सुनता है कि किस तरह से मार्शल ली आया है, मेरी चोटें और वो फैमिली के सारे टॉर्चर की डिटेल्स बताई हैं और उसके बदले उसने 200 बॉक्स राइफल बुलेट्स के मांगे हैं, तो ये सुनते हैं वो और भी दुखी हो जाता है। उसके टॉर्चर का इमोशनल सौदा किया जा रहा था। अब सोजो उससे सॉरी करती है कि तुम्हारी और तुम्हारे भाई की लड़ाई हो गई, उसकी वजह मैं भी थी, लेकिन मैं तो सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी। तुम ही मुझे बार बार चैलेंजेस करते रहते थे। और इसके साथ ही वो पास्ट की बात पर भी सॉरी मांगती है कि उस दिन अगर मेरी वजह से मिस्टर हो की डेथ ना हुई होती तो तुम्हें ये सारा कुछ टॉर्चर ना सहना पड़ता, ना ही तुम्हारा हाथ आज घायल होता। पर चिंग ये कहता है ये सारी पास्ट की बातें हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें पास्ट में जो करना था तुम वो कर गई, तुम्हें और किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम पहले भी ऐसी ही थी और आज भी ऐसी ही हो। सोजो को आज बहुत ही बुरा फील हो रहा था क्योंकि उसे याद था कि बाईचंग में जब वो दोनों कुछ अरसा इकट्ठे रहे थे तो उसने देखा था कि चिंगी में कितना पैशन था सर्जन बनने का, और उसका बस यही एक सपना था कि वो एक बेस्ट सर्जन बने। लेकिन अब वो सपना बिल्कुल खत्म हो चुका था। इसके साथ ही सोजो उसे कहने लगती है कि तुम्हारी भी दुश्मन हुआ फैमिली है और मेरी तो है ही सही। तुम्हें पता है कि उनका एक एलीट क्लब है और वो ऑर्फनेज से गर्ल्स इकट्ठे करते हैं और फिर उसे सेल कर देते हैं। इस सारे कुछ में एलीट क्लब इन्वॉल्व है और वो भी डायरेक्टली। कुछ बच्चों बेचारों के ऑर्गन्स सेल कर दिए जाते हैं और कुछ को मार पीट कर बैगिंग पर लगा दिया जाता है। और बस यही है वो स्ट्रीम का मेन हिडन सोर्स ऑफ इनकम। पर चिंगी वहां से चला जाता है ये सोचकर कि मुझे इस सब से क्या लेना देना। पर उसके बाद चिंगी उसे तलाश कर लेता है। वो एक दूसरे को मारते हैं। ठीक ठाक एक दूसरे पर गुस्सा निकालने के बाद चिंगी उसे पकड़ता है और अपने साथ एक फॉरेनर डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वो अपने काम में स्पेशलिस्ट था। उसका हाथ चेक करने के बाद बताता है कि इसको ओकेजनली थोड़ी बहुत पेन भी होती होगी। ये अपनी ज़िंदगी के बाकी काम नॉर्मली कर सकता है, लेकिन अगर तुम कहो कि ये दोबारा से सर्जन बन सकता है तो ये इम्पॉसिबल है। और बस चिंगी भी वहां से निकल जाता है। वो कहता है मैंने पहले ही बोला था, मैं ये सब पहले से ही जानता था। और फिर उसके बाद चिंगी उससे माफ़ी मांगता है। उसे कहता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है और पता है हम दोनों भाइयों का बॉन्ड कितना अच्छा हुआ करता था। मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं और मैं कभी भी तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। वो ऐसी सेंटिमेंटल बातें कर रहा था कि चिंगी जो मन का हमेशा से साफ था तुरंत ही पिघल जाता है। और इसके साथ ही उसे वो दिन याद आते हैं कि जब वो ली फैमिली से वापस आया था तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाता था। कभी कभी तो उसे दौरे भी पड़ते थे और ऐसे में चिंग यू को अक्सर वो मारता था, उसे बाइट भी कर लेता था। वो कहता है आज फिर से मुझे बाइट करने दो, और वो तुरंत ही अपना हाथ आगे कर देता है। और बस इसके साथ ही दोनों भाइयों की आपस में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर और सुलह हो चुकी थी। और फिर उसके बाद चिंग यू ने खुद अपनी तरफ से ही एक लेटर लिख दिया था जोंग के नाम, जिसमें लिखा था कि वो मिनशियान की शादी अब अपने भाई से नहीं करा रहा। और साथ ही साथ उसने ये भी बोल दिया था कि तुम लोगों का जो भी नुकसान हुआ हो वो उस फ्रैक्शन के बराबर भी नहीं है जो ये तुमने मेरे बेगुनाह भाई को घाव दिया है। उधर सोजो और उसकी टीम ने बहुत सारी रिसर्च की थी और उन्हें ये पता चल गया था कि एलीट क्लब बैंक के इर्द गिर्द की कोई खुफिया जगह है जहाँ पर वो सारे लोग मीटिंग करके कॉन्फिडेंशियल मिलते हैं और गर्ल्स की बोली लगाते हैं। पर वो उस जगह की डिटेल के बारे में अभी नहीं जानती थी, इसलिए सोजो ने फैसला किया था कि वो खुद बैंक जाएगी और वहां से एलीट क्लब की जगह को तलाश करने की कोशिश करेगी। उधर वो दोनों भाई वापसी के रास्ते पर जाते हुए बात कर रहे थे। चिंगी कहता है मुझे अच्छे से पता है कि तुम लाइक तो टीचर ही को करते हो, लेकिन शादी तुम मुलान से कर रहे हो, ये कैसे दोगलापन है। लेकिन चिंगियो कहने लगता है कि हाँ मैं मानता हूँ मैं पायलट ये को पसंद करता हूँ, लेकिन वो और मैं कंपैटिबल नहीं है। उसकी एक रीज़न ये है कि मुलान मेरी फैमिली के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अगर फैंग फैमिली और मुरोंग फैमिली एक हो सकते हैं तो मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभा सकता हूँ और इनएविटेबल बना सकता हूँ। उस जमाने में सोच कुछ इसी तरह की थी।
शादी में दिल के रिश्तों को नहीं देखा जाता था, बल्कि भेदभाव किया जाता था। और बस इसी सब में चिंग्यू अपने प्यार की कुर्बानी दे रहा था। लेकिन आज भी वो पायलट यी से बहुत प्यार करता था। और फिर हमें पता चलता है कि रात को कहीं जाते हुए एक दफ़ा पायलट यी की किडनैपिंग हो जाती है। नेक्स्ट डे जब वो गायब थी तो हर कोई बहुत परेशान हो गया था और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी। चिंग ही और चिंग यू भी उस जगह पर जाते हैं जहाँ से वो गायब हुई थी, और वहीं पर ही उन्हें एक पेपर का टुकड़ा गिरा हुआ मिलता है। और यहाँ पर हो फैमिली के बैंक की एक स्टैंप भी लगी हुई थी। बस इसके सारे ट्रेसेस इसी तरफ जा रहे थे कि वो बुढ़ा हो शाओ, उसका सेरेमनी वाले दिन पायलट जी पर दिल आ गया था और ऑफ कोर्स उसी ने ही इसे किडनैप कराया होगा। जबकि नेक्स्ट डे सोजो अपनी बहुत सारी ज्वेलरी कैश लेकर बैंक में पहुंच जाती है। मैनेजर तो एकदम खुश हो जाता है, लेकिन वो कहती है कि मेरा इतना सारा एंटीक्स का सामान भी है और इतने सारे डायमंड्स, क्या ये सारी चीज़ें आपके पास सेफ होंगी? मैं यहाँ की चेकिंग करना चाहती हूँ कि आप लोग कैसी चीज़ें सेफ रखते हो। और फिर उसके बाद वो उसे अपने साथ अंदर लेकर जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा लॉकर था और फिर उसके आगे भी बहुत सारी सीक्रेट जगह थी, लेकिन वो जगह सिर्फ एलीट क्लब के मेंबर्स को ही अलाउ थी और वो मेंबर कोई आम आदमी नहीं बन सकता था। पर सोजो एक चालाकी करती है, अपनी एक रिंग वहाँ से नीचे फेंक देती है ताकि उसे पता चल जाए कि यहाँ पर कोई खुफिया रास्ता है कि नहीं। और वही रिंग एक सुरंग में जाकर उस बच्चे को मिल जाती है जो उसने दूसरी तरफ खड़ा किया हुआ था। अभी जब सोजो अंदर थी तो उसी समय दिखाते हैं कि चिंग ही भी उस बैंक में बवाल मचाने पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पायलट ही का आता पता जो निकालना था। वो जोंग से लड़ाई करता है और उससे कहने लगता है कि अभी के अभी पायलट ही के बारे में बताओ। लेकिन जब जोंग उसे बातें लगाता है और कहता है कि हम कभी इन लॉज होते थे, तुम तो मेरे 5 प्लेन्स भी खा गए हो। और इतने में चिंग ही गन निकाल लेता है और गोली भी चला लेता है, और गोली उसने ऐसे चलाई थी कि जोंग के कान को छू कर निकल गई थी। और बस यहीं से ही सिचुएशन इंटेंस हो जाती है। और तो और वहाँ पर आए हुए कस्टमर्स भी बहुत डर गए थे। और बस इतने में ही पीछे से वहाँ पर सोजो भी पहुंच जाती है, जो कि अंदर बैंक मैनेजर के साथ विजिट कर कर वापस आ रही थी। वो ये सारा कुछ देखती है तो तुरंत ही अपना नाटक स्टार्ट कर देती है। कहती है, ओ माय गॉड, मेरी सफायर रिंग वो गुम हो गई है, मुझे अंदर जाना होगा, उसे तलाश करना होगा। और फिर जैसे ही चिंग जी ने जोंग के ऊपर गन तानी हुई थी, वो पीछे से उसका हाथ पकड़ती है और जोंग को हॉस्टेज बनाते हुए वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अब जोंग को गुस्सा आता है, वो कहता है हर रास्ता बाहर जाने का सील कर दो, ये दोनों यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। अब सारे कस्टमर्स तो वहां से चले गए थे और उसके बाद वो लोग बैंक के बाहर खड़े हो जाते हैं। उन दोनों को अंदर बंद किया हुआ था। ऊपर खड़ी हुई सोजो ने हर जगह तलाश की थी, लेकिन उन्हें वो खुफिया रास्ता नहीं मिला था। यहाँ पर वो चिंगी को यही कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पायलट यी को भी एलीट क्लब के लोगों के लिए रखा गया है। ऑर्फनेज की लड़कियों का जो किया जाता है वही अब पायलट यी के साथ भी किया जाएगा। और इसके साथ ही वो ये भी बताती है कि ऑर्फनेज के बच्चों पर कैसे कैसे जुल्म किए जाते हैं। चिंगी उसे देखता है और कहने लगता है, तुम अब मुझे इमोशनल करना चाहती हो ताकि मैं तुम्हारी साइड पर आकर तुम्हारी हेल्प करूं? वो सब तो बाद में करेंगे, पहले यहाँ से निकलने का कोई रास्ता सोचो। और फिर सोजो कहने लगती है कि ये प्रॉब्लम तो आसानी से पैसा सॉल्व कर सकता है। और फिर उसके बाद वो बहुत सारा पैसा ऊपर से गिराते हैं। नीचे गली में खड़े हुए जो भी लोग थे वो पैसा लूटने में मसरूफ हो गए थे और बस गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करते हुए वो दोनों वहां से भागने में कामयाब हो ही जाते हैं। अब वो लोग इस सिचुएशन को एंजॉय भी कर रहे थे और उन्हें पता भी नहीं चला था कि कितनी देर से उन्होंने भागते हुए हाथ पकड़ा हुआ था और अभी भी ऐसे ही थे। लेकिन फिर यहाँ से जाते जाते बीच रास्ते में सोजो गाड़ी रुकवाती है, उसे कोई इम्पोर्टेंट काम करना था, निकल जाती है। और बाद में चिंगी सोचने लगता है कि देखो जरा कितनी मतलबी है ये, जब काम होता है तो तुरंत ही इतनी स्वीट बनकर खुद को मेरे पे थ्रो कर देती है। और इतने में उसका असिस्टेंट मुस्कुरा कर कहता है कि और आप भी ये सारा कुछ करते हुए बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। अब इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि पायलट ही एक कमरे में बेहोश है और इसके साथ ही उसे कोई ऐसी मेडिसिन दी हुई थी कि जिसकी वजह से वो पूरी तरह से होश में नहीं आ पा रही थी। और बस उसके सामने वो बुढ़ा होश आओ खड़ा हुआ था, जो कि बाल सफेद होने के अलावा कहीं से भी बुढ़ा दिखाई नहीं देता था। और उसने अपने हाथ में एक लीश उठाया हुआ था और उससे वो उसे डराता है और कहता है, तुम यहाँ से भाग जाने में कामयाब नहीं हो पाओगी। उधर चिंग जी और चिंग यू दोनों भाई काफी परेशान थे पायलट जी के लिए, और उन्हें इतना जरूर पता चल गया था कि जैसे ही वो लोग एलीट क्लब में एंटर हो पाएंगे तभी उन्हें पायलट जी का कुछ पता चलेगा। अब उन्हें अपने सोर्सेज के थ्रू एलीट क्लब के एक मेंबर के बारे में पता चल ही जाता है और वो था जेंग फैमिली का एक यंग मास्टर।
और वो जुआ खेलने का बहुत आदी था। आज भी वो एक कैसीनो में बैठा हुआ था, अपना बहुत सारा पैसा लुटा देता है और फिर इसके साथ साथ उस कैसीनो की ऑनर भी उसे बार बार आगे गेम्स खेलने पर इंडल्ज किए जा रही थी। एक्चुअली ये सारा कुछ चिंगजी ने कराया था और वो ऑनर उसी के ही कहने पर ये सब कुछ कर रही होती है। इन दी एंड जब वो सारा कुछ अपना लुटा फुटा बैठता है, फिर भी उसके ऊपर कर्जा था, तो वो लोग उसकी कुछ चीजें ले लेते हैं, जिसमें से एलीट क्लब मेंबर होने की उसकी कुछ निशानियां भी थीं। अब उसका वही टोकन और उसका मास्क चिंगजी तक पहुंच जाता है और वो जैंग की जगह खुद एलीट क्लब का मेंबर बनकर वहां एंट्री कर पाएगा। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि सोजो ने भी एक चाल चली थी। उसने अपनी एक फ्रेंड को भी खड़ा किया हुआ था और उसी जगह से जहां से पायलट जी को उठाया गया था वो रात को गुजर रही होती है और उसे वो फैमिली के किडनैपर्स उठा लेते हैं। जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो एक केज में बंद है, उसके साथ और भी बहुत सारी लड़कियां हैं और इसके पास ही एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उसमें पायलट जी को बेहोश करके रखा गया था। अब बस उसके माइंड में एक आइडिया आता है। उसी समय चिंगजी को दिखाते हैं, वो एलीट क्लब का मेंबर बनकर अब अंदर एंटर हो चुका था और वहां पर तो एक मंडी लगा दी गई थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे दिल फेंक थे जो वहां मौजूद थे और गर्ल्स की कीमत लगाने के लिए तैयार थे। सब कह रहे हैं कि आज का शो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, कौन सबसे बड़ी बोली लगाता है, लेट्स सी। इतने में वो लोग बॉक्स में एक बंधी हुई लड़की को लेकर आते हैं और जैसे ही वो देखता है तो वो तो सोजो थी। और बस इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।